हेलो हाय फ्रेंड्स। जैसा कि रोज़ाना की तरह आज भी क्लास हमारी स्टार्ट हो गई है। यह क्वेश्चन की सीरीज़ जो रेगुलर चल रही है हमारी, तो आप सब लोगों को पता होगा। देखिए, जिन लोग ले रहे हैं उनको तो पता ही है, जो नहीं ले रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ। हमारा यूट्यूब चैनल है न्यू अनंत क्लासेस के नाम से, जिसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आप सभी को मेरी क्लास का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके और आप भी अपनी क्लास को मिस ना कर पाएँ और क्लास टाइम पर ले सकें। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि क्लास मेरी हर क्लास को देखिए। आप हर क्लास में कुछ नया सीखने के लिए मिलता है, कुछ नए क्वेश्चंस मिलते हैं और यह मेरी मिक्स क्वेश्चन की सीरीज़ है। इसके बाद में मैं आपके लिए एक सीरीज़ लेकर के आने वाला हूँ, जिसमें हमारा रहेगा चैप्टर वाइज क्वेश्चन की सीरीज़। इसमें क्या रहेगी, हमारी चैप्टर वाइज क्वेश्चन की सीरीज़ कराऊंगा इसमें मैं, ठीक है। उसमें मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन की सीरीज़ को कंप्लीट करवा दूंगा। आज डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए। टेंशन लेने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। आपके लिए जो कुछ भी करना है वो सब कुछ मुझे पता हुआ है कि कब मुझे क्या करना है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। और ये हमारी क्वेश्चन की सीरीज़ जो कि पर डे 12 से 15 क्वेश्चन के बीच में इसमें क्वेश्चन होते हैं, इनकी संख्या भी बढ़ा दी जाएगी, उसकी आप टेंशन ना लें। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा है, उसकी इकाई क्या है? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर, ओम, वोल्ट या कूलम, क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। उत्तल लेंस, अपतल लेंस या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, उसका आंसर बताइए। पानी में बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे क्या करता है? उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस या अवतल दर्पण या अवतल लेंस, बताइए किस तरह काम करता है? यह करता है अवतल दर्पण की तरह। अवतल दर्पण की तरह पानी का बुलबुला पानी के अंदर जो काम करता है वह अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन के जो परमाणु है उसमें न्यूक्लियस के प्रोटॉनों की संख्या कितनी मानी जाती है? यानी कि जो हाइड्रोजन परमाणु है उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 0, 1, 3 या 5, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है, हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन का माना कीजिए हाइड्रोजन है। अब इसका जो परमाणु होता है उसके अंदर, परमाणु के अंदर देखिए न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इंक्लूड रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं। उसमें से प्रोटॉनों की संख्या पूछा गया, तो प्रोटॉनों की संख्या उसमें न्यूक्लियस में कितनी होती है? 1। कितनी होती है दोस्तों? 1। ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ध्यान देते हैं। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का जो कार्य है वह क्या है? ताप को कम करना, हिम ताप को बढ़ाना, समान ताप को बनाए रखना या गलनांकों को घटाना, क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य। रेफ्रिजरेटर में देखिए, किसी बच्चे ने मेरे लिए कमेंट किया हुआ था, सर आप हमें थ्योरी पढ़ाइए। तो मैं बताता हूँ, थ्योरी भी हमारी कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। अभी कुछ प्रॉब्लम के कारण थ्योरी स्टार्ट नहीं हो रही है। ये देखिए, आपको पीछे बोर्ड दिख रहा होगा, इस पर अभी कुछ दिनों में मैं आपके लिए थ्योरी स्टार्ट करवा दूँगा। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है ताप को कम करना, हिम ताप को बढ़ाना, समान ताप को बनाए रखना या गलनांकों को घटाना, बताइए। तो इसका सही आंसर होता है सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, यानी समान ताप को बनाए रखना, तापमान को समान बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर के अंदर, यानी फ्रीज जो होता है ना, फ्रीज आपने देखा होगा, उसको रेफ्रिजरेटर बोला जाता है। फ्रीज को रेफ्रिजरेटर, उसमें थर्मोस्टेट होता है, उसका कार्य होता है समान ताप को बनाए रखना। ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें निम्न कण होते हैं। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन एवं अल्फा कण, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। देखिए मैंने अभी आपको बताया हाइड्रोजन बताया था, उसका जो परमाणु होता है उसका न्यूक्लियस होता है, उसके न्यूक्लियस होता है उसको नाभिक बोला जाता है, न्यूक्लियस भी बोला जाता है और नाभिक भी बोला जाता है। तो इसमें कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं अल्फा कण, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। बताइए कौन से कण होते हैं? तो इसका आंसर तो आप सब लोगों को पता होगा क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया है पिछले क्वेश्चन में, यानी प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। किसी गैस का अणु भार उसके बाद घनत्व का कितना होता है? किसी गैस का अणु भार उसके घनत्व का कितना होता है? बाद को काट लेना, इसमें बाद कुछ भी नहीं है। ओके, उसके घनत्व का कितना होता है? किसी गैस का जो अणु भार होता है ना, उसके घनत्व का कितना होता है? यानी कि गैस है उसका अणु भार, यानी कि उसके अणु का भार, उसके अणु का भार कितना होता है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, आधा। बताइए कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 6, उसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होता है 2 गुना। कितना होता है? 2 गुना। कोई अणु है उसके कोई गैस है, गैस के अणु का उसका भार होता है उसके घनत्व का 2 गुना होता है, उसका घनत्व होता है उसके 2 गुना होता है उसके अणु का भार। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? बिना बुझा हुआ जो चूना होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बताइए क्वेश्चन नंबर 7। बिना बुझा हुआ जो चूना होता है, आप सभी लोगों को पता होगा, बिना बुझा हुआ जो चूना होता है उसको रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 उसका आंसर, इसका सही आंसर होता है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना भी बोला जाता है। बिना बुझा हुआ चूना किसको बोला जाता है? कैल्शियम। अगर कहीं पर लिख कर के आ जाए कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोला जाता है, तो बिना बुझा हुआ चूना, क्योंकि यह क्वेश्चन आपस में रिवर्स आ सकते हैं, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना भी पूछ सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड भी पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की, सेलुलोज की, सुवेरिन की या सेलुलोज की या क्यूटिन की। बताइए शैवालों की कोशिका भित्ति, शैवाल होती है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? अगर नहीं पता शैवाल क्या होता है तो आप मेरी थ्योरी क्लास अटेंड कीजिए, उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि शैवाल क्या चीज़ होती है। बताइए शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की, सेलुलोज, क्यूटिन या सुवेरिन। इसका सही आंसर होता है सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी सेलुलोज की बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। आइए क्वेश्चन नंबर 9। पौधे में किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? पौधा होता है उसके किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? कॉफ़ी तो आप सब लोगों ने पी होगी, एक बार तो पी होगी अपनी ज़िंदगी में, वरना कई एक लोग तो रोज़ाना डेली पीते होंगे। कॉफ़ी होती है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस भाग से प्राप्त होती है कॉफ़ी? पुष्प से, बीजों से, पत्तियों से, फलों से। पुष्प से, बीजों से, पत्तियों से या फलों से। बताइए किससे प्राप्त होती है कॉफ़ी? तो ये प्राप्त होती है बीजों से। किससे प्राप्त होती है? बीजों से। कॉफ़ी जो प्राप्त होती है वह बीजों से प्राप्त होती है। कोशिका प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? गोल्गी का, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या सेंट्रोसोम। कोशिका होती है सेल। देखिए हम मानव का हर शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। इनमें कोशिकाओं की अगर लगभग संख्या पूछी जाए तो ट्रिलियन, कई एक ट्रिलियन कोशिकाओं की संख्या होती है। एक मानव शरीर में कई एक ट्रिलियन कोशिकाओं की संख्या मानी जाती है। यानी कि कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण होता है, देखिए हर एक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है, ये भी बता दूं मैं आपको, लेकिन वो प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? गोल्गी का, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या सेंट्रोसोम कहाँ पर होता है? कोशिका के कौन से वाले भाग में होता है? देखिए कोशिका में बहुत भाग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, सेंट्रोसोम होता है, गोल्गी का होता है, न्यूक्लियस और उसका केंद्र की भी होता है, उसमें DNA RNA इन सब चीज़ों में बहुत कुछ होता है कोशिका के अंदर। तो उसमें प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। कहाँ पर होता है दोस्तों? राइबोसोम में। कहाँ पर होता है? राइबोसोम में। क्वेश्चन नंबर 11।
स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? स्टेथोस्कोप जो होता है उसका आविष्कार किसने किया था? जेनर ने, लेनेक ने, सेविन ने या पास्चर ने? बताइए, स्टेथोस्कोप जो होता है उसका आविष्कार किसने किया था? स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? जेनर ने, लेकेन ने, सेविन ने या पास्चर ने? किसने किया था स्टेथोस्कोप का आविष्कार? तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था लेनेक थे, उन्होंने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया हुआ था। स्टेथोस्कोप का आविष्कार उन्होंने किया हुआ था। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, जो जेलीफिश होती है उसे किस नाम से भी जाना जाता है? जेलीफिश को किस नाम से जाना जाता है? समुद्र में पाई जाने जो मछली होती है जेलीफिश, उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रा, साइलेसिया, ऑरिलिया या ओबिलिया? हाइड्रा, साइलेसिया, ऑरिलिया या ओबिलिया? बताइए किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होता है ऑरिलिया। ऑरिलिया के नाम से भी, जेलीफिश को ऑरिलिया के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चंस यहाँ पर आज ख़त्म होते हैं। लगभग 12 क्वेश्चंस थे। देखिए, मैं आपको बता दूं कल की हमारी रणनीति क्या है। कल मैं आपके लिए CHSL के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, CHSL के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनका मैं एनालिसिस कराने वाला हूं, हर एक पेपर का। यानी कि जो पेपर चल रहा है उसमें से जो कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, जीके और जीएस, यानी कि जीके अपनी और जीएस, जीके और जीएस, जीके, जीएस एवं जीके, इनमें कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं CHSL में, इनका मैं एनालिसिस आपको कल से स्टार्ट करवा दूंगा। यानी कि जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आए हुए थे, सर हमें एनालिसिस बताइए CHSL का, जिससे हमें पता लग सके कि आप क्वेश्चंस कैसे बन पा रहे हैं और क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, जिससे कि हमें पेपर करने में आसानी हो। देखिए, किसी बच्चे को अगर पता लग जाता है ना, देखो पढ़ने वाले बच्चे की बात बता रहा हूँ, अगर उसको पता लग जाता है ना कि पेपर इस हिसाब से आ रहा है, पेपर वाला अपना मूड इस मूड में बना करके पेपर डाल रहा है, तो वह लड़का उसी हिसाब से अपने आप को तैयार भी कर लेता है। 10-5 दिन, 1-2 दिन, इतने भी दिन उसके पास होते हैं ना, तो उस हिसाब से वो अपने माइंड की मेंटलिटी बना करके रखता है। तो आप एनालिसिस को ज़रूर देखिए, जिससे आप लोगों को पता लग सके कि जिस किसी का CHSL का पेपर है वह एनालिसिस को देखिए, और जिससे कि आप लोगों को पता लग सके कि हाँ क्वेश्चन किस दम से आ रहे हैं, क्वेश्चन की पैटर्न क्या आ रहा है, पैटर्न का भी पता लग जाता है आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखिए हर एक एग्ज़ाम में अगर वो नए नए क्वेश्चन बनाएगा तो कहाँ तक बना पाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपरों के उठ करके आगे चले आते हैं। तो ध्यान रखना, अगली नेक्स्ट क्लास कल हमारे CHSL का जो पेपर है उसका GK एंड GS के जो एनालिसिस है वो मैं आपके लिए करवा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं कल अपनी इसी क्लास में।